ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा। हमने थर्ड लेक्चर के अंदर फर्स्ट लॉ किया था यहाँ पर और वर्क डन किया था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लॉ था, फिर वर्क डन के कुछ फॉर्मूलाज किए थे। तो वही वर्क डन के फॉर्मूलाज हम यहाँ पर आज थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स और क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको आज झलक मिल जाएगी और आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए डेली, ठीक है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। आपको एक ग्राफ करवाया था, मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबल होता है और उसके अलावा दूसरा वर्क जो वो इरिवर्सिबल होता है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो पहली बात, यहां से ये वर्ड देख के आपको समझ में आना चाहिए और रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा है। तो रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 एनआरटी log v2/v1, या फिर क्या होता है p1/p2, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम वर्क के बाद में। वो बोल रहा है कि इतने मोल आइडियल गैस थी। आइडियल गैस है, याद रख लेना, ठीक है। डेफिनेटली आइडियल है, तभी तो पीवी इक्वल एनआरटी वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक्सपेंड करती है मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, मैंने नेगेटिव लगा रखा है यहाँ पे। एक्सपेंशन का वर्क है। आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर जितना उतना ही रखेंगे, ठीक है, बात खत्म। रिवर्सिबल, अब यहाँ इसने रिवर्सिबल कहा, वहां मैक्सिमम वर्क से ही हमें रिवर्सिबल पता लग गया। अगर ये यहाँ रिवर्सिबल ना भी देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर देगा 27, ठीक है भाई, टेम्परेचर 27 यहाँ भर देंगे, लेकिन केल्विन में भरना, दैट्स इट। अब बात करते हैं फ्रॉम वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो देखिए वॉल्यूम V1 और V2 15 से 25 लीटर हो गया, 15 लीटर 25 लीटर। टेम्परेचर 200 और 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, 300 केल्विन। नाउ नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला 2.303, नंबर ऑफ मोल लगा दिए n, r की वैल्यू 8.314, t की वैल्यू 300, लोग V2/V1 25/15, यह आ जाएगा लोग 5/3। बाकी सारी वैल्यूज लोग 5/3 को सॉल्व करते हैं तो 0.22 वैल्यू आती है और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास ये आएगा। अब लोग 5/3 को कैसे सॉल्व करते हैं वो अगली स्लाइड में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नोट, जस्ट टेल मी गाइस। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पिछले लेसन में हमने कुछ फॉर्मूला किए थे प्रेशर और वर्क डन के। वर्क इक्वल पी डेल्टा वी, बिल्कुल सही है, ये तो सिंपल है। पीवी इक्वल एनआरटी होता तो वर्क इक्वल एन सीवीडीटी, एन सीवीडीटी, पीवी इक्वल एनआरटी नहीं, सॉरी, पीवी इक्वल और वर्क डन जो था डी डब्ल्यू इक्वल एन सीवीडीटी, वो तो डी क्यू भी था, डी यू भी था, याद है ना एन सीवीडीटी वाला फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हमने एडियाबैटिक वर्क के लिए भी एक डेरिवेशन की थी पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बोलता हूं और बोल रहा हूं, अब भी कर लेना उसको, सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ये भी वर्क डन होता है। और P2V2 P1V1 की जगह पर NR डेल्टा T भर सकते हैं, याद है ना, PV इक्वल NRT होता है, डेल्टा T की वैल्यू हमने एनआरटी की जगह पीवी भर दिया था, तो पीवी की वैल्यू P2V2 P1V2 इस तरह से भरी थी, तो ये एनआरटी बाय गामा माइनस 1। यस, याद रहेंगे दोनों फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, ये एडियाबैटिक वर्क के लिए हैं। और ऊपर वाले जो थे वर्क डन, अगर वो हीट कैपेसिटी की फॉर्म में वर्क डन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, और W इक्वल माइनस P डेल्टा V भी होता है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं थर्मो के, ठीक है। वर्क डन के 3 फॉर्मूलाज हैं, इसके अलावा भी 2-3 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन नो वरी अबाउट दिस। अब बात करते हैं लोग की। लोग क्या होता है भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं व्हाट इज लोग। तो लोग एक्चुअल में क्या है, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, वो एक्चुअल में क्या है, 2 को 3 बार जोड़ दो 6 आ जाएगा, 2 को 2 बार जोड़ दो 4 आ जाएगा, 2 को 4 बार जोड़ दो 8 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, उसको सिंपल करने के लिए कि 2 को 4 बार जोड़ने की बजाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्या है, वो ऐड ही है, एडिशन है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एडिशन को मल्टीप्लाई बोलते हैं। समझ में आ गई बात? सेम एज इट इज डिवाइड जो है उसमें भी आप सब्सट्रैक्ट करते हो ना, पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे, मान लीजिए 9 से डिवाइड करना है 2 को, तो 2 4 जा, 2 चौके 8 हो गया, 1 बच गया, तो हम माइनस करते हैं ना, मतलब वो घटा रहे हैं, हम लीगली घटा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा ही कुछ होता है भाई इसके अंदर, लोग के अंदर, लेकिन ये रिवर्स करता है। रिवर्स मतलब जोड़ को, मतलब मल्टीप्लाई को जोड़ में बदल देगा, डिवाइड को घटा में बदल देगा, है ना। पावर है तो उसे मल्टीप्लाई में बदल देगा। अब इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत थी जब हम रिवर्स करते हैं तो कई बार वो चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, सीधा सॉल्व हो जाती है, रिवर्स नहीं होती है। जैसे मान लो 0.11 का
अगर मैं क्यूब कर दूं, क्यूब कितना आएगा, आप सोल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करूं कि मेरे पास कोई डाटा है 0.11 गुना 11 121 होता है, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 112, 11 गुना 11 121, ठीक है, मल्टीप्लाई में 11 करेंगे, 11 वन जा 11 गुना 22 और 23, 11 11 12 13, ठीक है, 1300 इतना आ जाएगा, 2 4 6 0.001331 ये वैल्यू आएगी अगर आप 0.11 का क्यूब करते हैं तो। यस, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि इसका अब आपको 1/3 रूट निकालना है, 1/3 रूट, व्हाट विल बी द 1/3 रूट, शायद आप सोल्व कर देंगे, पॉइंट नीचे लगा देंगे, 13 13 का अगर 13 31 का आप 11 के टेबल पर करेंगे तो डेफिनेटली वो 11 गुना 11 गुना 11 आ जाएगा और डिवाइड में तो 10 पावर कितना 6 आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 6 लग जाएगा 10 पावर, तो शायद इसका सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसी चीज, ये 11 का तो हमने सीधा किया था, बट ऐसी चीज जिसका वो सॉल्व होता ही ना हो तो क्या करें, उसके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 2.3 का 1/3 रूट निकालिए, अब इसमें आपको रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ेगी। यस, यानी ये कुछ वैल्यू थी जिसका हमने 3 गुना किया था, कुछ वैल्यू x थी जिसका 3 रूट किया था, और वो 3 रूट जो था वो कुछ आ रहा था, ठीक है, वो 2.3 आ रहा था, समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, अगर मैं 2.3 का 1/3 रूट कर दूं, 1/3 तो कितना आ जाएगा, ये आना चाहिए x आना चाहिए। अब ये x क्या है निकाल सकते हो? सिंपल तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सीधा तो जाना आता है, उल्टा चलना नहीं आता। समझ में आ रही है बात? तो लोग एक ऐसा मेथड है जिससे हमें उल्टा चलना सिखाया है, मैथ ही, सीधे तो हमें चलना आ गया था, फिर हमने थोड़ा कैलकुलेशंस की, मैथमेटिशियंस ने मत्था मारा और उन्होंने फिर लोग से उसकी उल्टी कैलकुलेशन सीख ली। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है लोग के अंदर, ठीक है, वो इंटरनल है, लेकिन उल्टी कैलकुलेशन करनी सीख ली। अब इसका फायदा क्या था भाई, 2 का 1.3 रूट निकालोगे तो वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, लोग के थ्रू। अब एक चीज और बता देता हूं, लोग जो है वो ऐसी प्रोसेस है कि अगर आप 2 दूना 4 भी करना चाहोगे 2 into 2 तब भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आप 2 into 1.234 मल्टीप्लाई में 2.3 लाइक दैट 14, इस तरह से इतनी बड़ी रकम का आप जो करना चाहोगे लोग, तब जो टाइम लगेगा, लोग से इसे सॉल्व करोगे, लोग से इसकी कैलकुलेशन सीधी करने के लिए शायद आपको काफी टाइम लग जाए, लोग से करेंगे तो 3 स्टेप में हो जाएगी, टेबल आपको पता होनी चाहिए, टेबल देख के 3 स्टेप में आसानी से हो जाती है, मतलब मान के चलो लोग में अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, अगर बड़ा सारा कुछ मैटर है तो, छोटा मैटर है तो 2 मिनट में भी हो जाता है, बट अगर 2 दूना 4 को करोगे ना तब भी 2 मिनट तो लगने ही लगने हैं। ये यूं नहीं है कि आपको यहाँ दिख रहा है 4 तो लोग में भी डायरेक्ट 4 आ जाएगा, मिनट तो आपके 2 ही लगेंगे हर बार। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि लोग एक लंबी प्रोसेस है, क्लियर है? समझ में आ गया बेटा सबको? तो लोग लंबी प्रोसेस है, उसमें टाइम तो उतना ही लगता है, तो फिर नॉर्मल कैलकुलेशंस को मत कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें लोग देखें इसमें ना देखें। क्लियर कट, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो यानी लोग से कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, सिंपल साफ बात ये, जो नहीं कर सकते वो भी कर लेते। तो लोग के कुछ रूल देखिए। अब भाई क्या है लोग, लोग की फुल फॉर्म है लोगरिदम, हम लोग 9th में पढ़ते थे, ये हमारे 9th के अंदर लोगरिदम था 2000 आई थिंक 4 या 5 में, 5 में शायद 2005 में सिलेबस बदल दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, 9th 10th में लोग हटा दिया था, पहले 9th क्लास में लोग था, मैंने 9th क्लास में लोग पढ़ा था, अच्छे से लोग टेबल देखना भी सीखा था, ठीक है, और बहुत काम की चीज थी, वो होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों हटा दिया। तो देखिए लोग ए बी की वैल्यू होती है लोग ए प्लस लोग बी, यानी मल्टीप्लाई को लोग जोड़ में कर देता है, जैसा मैं कह रहा था कि हमने जोड़ से मल्टीप्लाई करना सीखा, बट आप सीधा 2 3 जा, अब आप 2 2 2 तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते 2 3 जा मतलब 2 3 6 है, तो आप 2 + 3 करके 5 कर दो, ये तो गलत हो गया, ये तो 6 आ रहा है, तो फिर क्या करें, कुछ ऐसा टर्म यूज करें, यहाँ लोग लगा दो यहाँ भी लोग लगा दो, अब 2 और 3 का ऐड जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा लोग लगाने पर। समझ में आई मेरी बात? यस सर। है ना?
तो लोग इसमें हेल्प करता है, दैट इज लोग। अब ये आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि लोग कैसे काम करता है। तो मल्टीप्लाई को ऐड में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड को माइनस में कर देगा, तो लोग ए बाय बी, लोग ए माइनस लोग बी। पावर में अगर कुछ है तो लोग ए की पावर बी, तो बी बाहर, लोग ए यहां आ जाएगा। पावर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई और लोग ए करा। समझ में आ गया? अभी 3 ही रूल है, बहुत छोटे छोटे रूल है। इसके अलावा आप मैथ में बहुत कुछ पढ़ेंगे, जिसके पास मैथ है वो पढ़ लेगा, जिसके पास केमिस्ट्री है, बायो है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही काफी, इतना ही। इतने से मैं काम चला रहा हूं तो आप नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यस सर। हालांकि ये जो मैं आज करवाने वाला हूँ 50% है, याद रख लेना। 50% और आपको मैं मत्था मार के फिर करवा दूंगा। तो देखो log 5/3 था भाई हमारे पास, पिछले क्वेश्चंस में वैल्यू थी log 5/3, है ना? इसी की वैल्यू आपको नहीं आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो log 5/3 को log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं। यस यस सर। log 5 की वैल्यू 0.70 होती है, log 3 की वैल्यू 0.48 होती है। इन दोनों की वैल्यू भरी, वैल्यू आ गई। log 5/3 की वैल्यू 0.22 होती है। यस क्लियर है? तो हमने वहां पर पीछे भी 0.22 ही भरा था। समझ में आ गया भाई? अब ये वैल्यू कैसे देखते हैं, ये है। अब देखिए वैल्यू कैसे देखते हैं, तो उसके लिए भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद करनी है। log 10 = 1 होता है, गॉट इट? ये हमेशा याद रखना। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। नेचुरल log भी एक चीज होती है भाई, होता है नेचुरल log, इसको पढ़ते हैं ln, दैट इज ln। बुक्स में कुछ ऐसा सा दिया होता है, ऐसा सा, ठीक है? IN नहीं है, ये ln है। मुझे नहीं पता ऐसा साइन क्यों बनाते हैं, या फिर बुक्स में कभी बार ऐसा भी बना देते हैं, ठीक है? बट पहले बुक्स में तो वो आई जैसा सा साइन बना देते थे, ठीक है भाई? तो ये नेचुरल log 1 होता है। log और नेचुरल log में एक डिफरेंस होता है, वो बता देता हूँ। log मान लीजिए आपके पास x है, तो आप इसे सॉरी नेचुरल log x है, अगर हम ये कहें यहाँ आपके पास में नेचुरल log x है, नेचुरल log x, इसे आप log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 का डिफरेंस होता है, और आप यहाँ पर log x लगा सकते हैं। यस समझ में आ गया नेचुरल log से log कैसे बनता है? क्लियर है? यस सर। यस सर। बस ये इतनी सी कैलकुलेशन, और इसमें कुछ नहीं है। बट याद रखिए नेचुरल log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू जो है वो 3010 होती है, 0.3010 log 2 की वैल्यू, या 301 याद रखना चाहे 301 याद रख लो, एक ही बात है। log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, log 5 की वैल्यू 0.70 होती है, log 7 की वैल्यू 0.8545 होती है। अब सिर्फ इतनी वैल्यू याद रखनी है, बिल्कुल इतनी वैल्यू से सारी वैल्यू आ जाएंगी। कैसे? अगर आपको log 4 निकालना है, कैसे निकालोगे? log 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, log 2। अब log 2 को मैं log 2 प्लस log 2 ऐसे लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में और प्लस में ऐड हो जाती है। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। log 4 अगर आपको log 2 की वैल्यू याद है 3010, तो डेफिनेटली 3010 प्लस 3010 कितना हो जाएगा? 6020, है ना? पॉइंटों में है, याद रख लेना। तो इस तरह से log 4 निकाल सकते हैं आप। अब log 4 निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू मैंने लिख रखी है, 6 की वैल्यू 2 दूना 2 तिया 6, log 2 और log 3 की वैल्यू जोड़ दो। 7 की वैल्यू मैंने दे रखी है, 8 की वैल्यू 2 के टेबल पर, 9 की वैल्यू 3 के टेबल पर, 10 की वैल्यू 5 × 2 हो जाएगा, है ना? 11 की वैल्यू में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों का मीन निकाल लीजिए, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास log 10 और log 12 के बीच में log 11 की वैल्यू आ जाएगी। यस समझ में आया? यस सर। ऐसे करके जुगाड़ करके लोग तो सारे आपको देखने आ जाएंगे। लोग खत्म हो गया। अब लोग कई बार क्या होता है, एंटी लोग करना पड़ता है बेटा लोग का। ये बात समझ में आ रही है? एंटी लोग, कई बार एंटी लोग भी आता है, लोग का रिवर्स होता है एंटी लोग। तो एंटी लोग कैसे देखते हैं वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लोग तो सारे आप सॉल्व कर लोगे। यस गॉट इट? तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैथ वाले बच्चों के लिए तो शायद उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भी हो, क्योंकि वो और भी बहुत सारे रूल पढ़ते हैं, लेकिन मेरे को एक बात पता है, ना कोई फिजिक्स वाला इस तरह का लोग पढ़ाता है, वो कुछ और ही रूल बताते हैं, ना कोई मैथ वाला पढ़ाता है। केमिस्ट्री वालों के न्यूमेरिकल में लोग की वैल्यूज यूज होती हैं, फिजिक्स वालों के नहीं होती, तो फिजिक्स वाले करवाते नहीं, और उनको ये सिस्टम आधे से ज्यादा 90% टीचर्स ये सिस्टम नहीं जानते हैं, वो करवाते ही नहीं, और उनको पता भी नहीं, ठीक है? और मैथ वाले वो कुछ और ही कहानी पढ़ा रहे होते हैं, उनसे ये चीज पूछो तो शायद ये भी उनको याद नहीं होता, उनका मैथ में कुछ और ही लोग है, बट ये यूज नहीं करना था। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। जैसे यूं समझ लो, कंप्यूटर का कोई बंदा है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, अब सॉफ्टवेयर बनाने वाले को यूं कह दो कि
गेम के सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको को गेम खेल के दिखा, उसको खेलनी नहीं आती है, उसको कोडिंग करनी आती है, समझ रहे हो? वी आर द यूजर। मैथ वाले को भी पता नहीं कुछ और ही भला आती है, ठीक है, उसको ये यूज नहीं करना आता। वी आर द यूजर, हम यूज करते हैं केमिस्ट्री वाले, इसलिए जो ये बता रहा हूं ये तो आपको यहीं सीखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, भले आपको मैथ आता हो, नो डाउट इट आपको आता होगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? ये बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. तो ये वाली टेबल जरूर याद रखिएगा। एंटी लॉग हम फिर कभी एंटी लॉग भी कर लेंगे। यस, एंटी लॉग को भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कभी, और एंटी लॉग को आपका पता भी लग जाएगा कि एंटी लॉग में क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सेम आंसर दे रखा है, हमने वो आंसर निकाल लिया था, उसी क्वेश्चन का आंसर है, नथिंग स्पेशल। अब आगे एक और क्वेश्चन है, दिस इज द न्यू क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ द आइडियल गैस, 2 मोल आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल है, पीवी इक्वल एनर्जी, एक्सपेंड हो रही है, वर्क डन नेगेटिव होगा, रिवर्सिबल है, डेफिनेट सी बात है, रिवर्सिबल के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है 2.303 एनआरटी log v2/v1। ये एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा और फिर ध्यान से कीजिएगा, और फिर जाके अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखिए और आप सोचिए पहले, फिर देखिए आपने क्या गड़बड़ की, उसके बाद लिख लिख कर कीजिए। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए आप तो थर्मो आ जाएगी, वरना थर्मो तकलीफ देगी। पहले एनसीईआरटी उठाइए, थर्मो के अच्छे से उठाइए। यस बेटा, क्लियर है? एक एक वर्ड पर ध्यान देना, एक एक वर्ड। आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 500 ml से 2 लीटर हो गया, 500 ml बोले तो आधा लीटर से 2 लीटर हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर था। मोल 2 है, टेम्परेचर 25 डिग्री 298 केल्विन हो जाएगा, 500 ml 0.5 ml लीटर होता है, 2 लीटर। वर्क डन आ गया 2.303 log nRT log v2/v1, 2.303, n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 8.314 है, log रहेगा v2/v1 2/0.5, that is the all. w will be equal 0.2.303 2 into 8.314 298 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये आ जाएगा। log 4 की वैल्यू क्या होती है? log 2 प्लस log 2 3010 प्लस 3010 6020। यस, क्लियर हो गया? Yes, sir. log 4। तो इस तरह से आप वैल्यूज देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई वैल्यू ना निकले तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सॉल्व करने आ जाएंगे धीरे धीरे। बट उससे पहले अगर log की वैल्यू नहीं निकल रही है तो ऑनलाइन इंटरनेट पे आप आराम से गूगल कर सकते हैं और वहां किसी भी log की वैल्यू भरेंगे, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर देगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा, एक चीज के लिए उसको छोड़िएगा मत। जनरली बच्चे मैंने देखे हैं कि एक सॉल्व नहीं हो रहा कुछ तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन का पूरा लेसन ही, चैप्टर ही छोड़ देते हैं, और फिर वो आपको बहुत घाटा देगा। एक चीज के लिए क्वेश्चन को नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, वो चीज आप देख सकते हैं। हाँ, कोई समझ में नहीं आ रहा उसको एक बार क्रॉस कर दो, लिख कर देखो, सोचिए, विचारिए, सॉल्यूशन देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। जो आसान लग रहे हैं सारे उठा लो, आसान करने के बाद फिर जो सॉल्व नहीं हुए थे, जिनको मार्क किया था, उनको दोबारा से करके देखो उनमें कौन से आसान है। फिर भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मेरे पास भेज दो। तीसरा मेथड है, जब कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा तब मेरे पास भेज दीजिए। आप ट्राई करेंगे, 10 में से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बार जब करेंगे तो 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बचेंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। मतलब 70 से 80% आप सॉल्व कर लोगे खुद। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व ही नहीं करते, और फिर गई भैंस पानी में, है ना। पानी में जाने के बाद तो भैंस को कितना भी बुलाओ आएगी थोड़ा, खुद पानी में हम उतरना नहीं चाहते हैं। देखा ना जोहड़, देखे किसी ने? देखे नहीं होंगे ना, आजकल के बच्चे, हमें पता है उन्होंने जोहड़ नहीं देखे हैं कभी। देखे हैं क्या किसी ने? बताओ भाई, किसी ने नहीं देखे? Yes, sir. आवाज आपकी कट के आ रही है, किसी की आवाज आई नहीं मुझे साफ। No, sir, नहीं देखे। नहीं देखे यार, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, गूगल कीजिए, जोहड़ दिखेगा, भैंस नहाती हुई नजर आएगी, ठीक है, नो वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दे रखा, अभी आंसर हम निकाल चुके हैं, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिस्टम सफर एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी 80 जूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 80 जूल एनर्जी बढ़ गई उसकी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई 80 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल 80 जूल।
ध्यान देना वर्ड्स के ऊपर। सेम टाइम 50 किलो जूल 50 जूल वर्क इज डन ऑन इट। अब इसके ऊपर उसी टाइम 50 जूल वर्क किया गया सिस्टम पर। जब उसकी 80 जूल एनर्जी बढ़ी तो 50 जूल तो उस पर वर्क हुआ था। तो यू क्या होता है भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। फर्स्ट ला है यू बता रखा उसने 80 जूल, कहता 50 जूल तो वर्क हुआ था, तो हीट चेंज कितना हुआ, तो हीट की वैल्यू निकाल लो बस। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, सिंपल है। आसान है, लेकिन यहाँ डी दे रखा है एक ऑप्शन -30 जूल। ये गलती कर जाते हैं बच्चे कई बार, ये प्लस माइनस की गलती, ये नहीं होनी चाहिए। यस, क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए भाई, गामा दे रखा है, ठीक है। एक गैस गामा की वैल्यू 1.4 है। गामा क्या होता है, CP/CV इक्वल गामा 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखा है। प्रेशर दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर, पास्कल। पास्कल में प्रेशर। कंप्रेस हो गई, कंप्रेस किया तो वर्क डन पॉजिटिव, एक्सपेंड किया तो वर्क डन नेगेटिव। याद रहेगा? यस सर। वॉल्यूम जो था एडियाबेटिकली, अब उसने एडियाबेटिकल वर्क निकालना है, ये भी एक हीट कहानी। नहीं होगी एडियाबेटिकल उसके वर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 0.5 मीटर क्यूब कंप्रेस हो गई वॉल्यूम से, फाइंड द न्यू प्रेशर, कैलकुलेट द वर्क डन। प्रेशर निकालना और वर्क डन निकालना। तो देखिए गामा 1.4 है, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, प्रेशर इतना दे रखा है, V2 भी दे रखा है, P2 हमें नहीं पता। क्यों? एडियाबेटिक वर्क डन होता है P2V2 - P1V1 डिवाइड बाय गामा -1। गामा पता है, P2 नहीं पता, V2 पता है, P1 पता है, V1 पता है, सब कुछ पता है। तो P2 यहां से निकालना पड़ेगा। एडियाबेटिक वर्क तभी निकाल पाओगे जब आपको P2 पता होगा। तो P2 हमें पता नहीं, क्या करें? एक और फॉर्मूला था एडियाबेटिक वर्क डन के लिए, याद है? P1V1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा। ये वॉल्यूम की पावर गामा है। इसमें आपको P1 पता है, V1 पता है, गामा पता है, V2 पता है, गामा पता है, P2 नहीं पता। यहां से निकालिए P2। समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है मैंने। यहां से निकालिए P2। P2 की वैल्यू फाइंड होगी, ऊपर एडियाबेटिक वर्क में भर दीजिए बाकी सारे फॉर्मूले में। यस, क्लियर है भाई? हमने एक Yes, चीज sir. पढ़ी थी, PV गामा इक्वल कांस्टेंट होता है। तो P1V1 गामा इक्वल कांस्टेंट, P2V2 गामा इक्वल कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट हैं, डेफिनेट सी बात है। तो यहां से हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको ये क्वेश्चन? सर P2 की वैल्यू अंडर रूट में आएगी ना? क्या बेटा? P2 की वैल्यू अंडर रूट में आएगी ना? हाँ, अंडर रूट में आएगी, कुछ ना कुछ तो रूट वूट निकलेगा, उसमें लॉग कर देना। ठीक है, ये देखिए क्या आएगी, यहाँ कर रखी है मैंने, P2 इक्वल P2, ठीक है, P2 इक्वल ये आ गया 4 की पावर 1.4 है। 4 की पावर 1.4 कैसे सॉल्व करोगे? लॉग लगा के सॉल्व करोगे। पहले इसको लॉग लगाओ, फिर एंटी लॉग करो, लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको नहीं समझाया कि लॉग तो आप लगा लोगे। देखो कैसे, आप यहाँ पे लॉग 4 की पावर 1.4, ठीक है, इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये निकालनी है। तो आपको तो 4 की पावर 1.4 लगानी थी, लेकिन आपने तो log कर दिया उसका। तो जो भी वैल्यू आएगी, अब आप जो भी वैल्यू निकालेंगे, log 4 की पावर 1.4 इक्वल क्या आ जाएगा? मैं 1.4 को मल्टीप्लाई log 4 लिख सकता हूँ। यस, क्लियर है? तो Yes, sir. 1.4 मल्टीप्लाई में 0.6020 लिख सकता हूँ। यस सर। log 4 की वैल्यू 6020 है, log 2 की वैल्यू के हिसाब से, है ना? अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करना है? तो यहाँ पर आ गया 10, ये 10 यहाँ से कट गया, 0 0 कट जाएगा, नहीं कटेगा, पॉइंट है ना, पहले पॉइंट हटाओ, 4 0 4 0 1 0 तो ये कट गया। ठीक है, अभी कट सकता है पॉइंट, नहीं कटेगा ना, गलत हो गया था। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूना 28 होता है, 2 बचे तो 2 का 2 लग गया, 0 है। 14 छिके कितना होता है अभी? 84, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 और 1 4 0 है, तो 0.8428 आ गया। अब आपको लगेगा आंसर तो आ गया, ये आंसर नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log 4 की पावर 1.4। log है, मुझे तो 4 की पावर 1.4 की वैल्यू चाहिए, क्या करूं? इसका मैं एंटी लॉग कर दूं तो log से एंटी लॉग कट जाएगा, बट यहां पर भी मुझे एंटी लॉग करना पड़ेगा। यहां पर भी एंटी लॉग की वैल्यू ये देखनी पड़ेगी। ये एंटी लॉग की पावर जो भी वैल्यू देखूंगा वो वैल्यू आएगी 6.9, और ये टेबल से देखनी पड़ती है। इसको बिना टेबल के करने का भी एक मेथड है, बट वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो कभी फिर मैं समझाऊंगा, वरना इसको लॉग टेबल में आप देख सकते हैं। 84 का 2 और 8, पहले 84 की वैल्यू 2 देखिए, 0.84 को हम 84 मानते हैं, 84 की वैल्यू 2,
और फिर उसमें जो भी वैल्यू है उसमें 8 की वैल्यू और देखिए जो 8 पर है और उसको ऐड कर दीजिए, वो वैल्यू आएगी 6.9। यस, क्लियर है बेटा सबको? तो वो हम कभी फिर डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो बस वो कहते हैं ना आपको क्या बोलते हैं, झलक दिखाइए इसकी। यस, क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। यस तो सर। एंटी लॉग सॉल्व नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, ठीक है? एंजॉय योरसेल्फ। एंटी लॉग गया तेल लेने, सीधा बिना एंटी लॉग के भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, डायरेक्ट गूगल से आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आगे क्या है भाई। ठीक है, तो देखिए आगे वर्क ऑफ एडियाबेटिक। यहां हमने क्या किया भाई, एंटीलॉग की वैल्यू, इसकी वैल्ू भर ली, फिर वर्क एडियाबेटिक निकाल लिया, जिसके हिसाब इसका मतलब P2 निकल गया, P2 की सारी वैल्यूज भरेंगे, तो वैल्यू जितनी भी वैल्यूज भरेंगे, कहां पर गया ये रहा, तो सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यस, क्लियर है ना? ये सॉल्यूशन दे देगा, सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, एंथैल्पी। नाउ हियर इज द न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। हाँ भाई, किसी ने एंथैल्पी पहले पढ़ रखी है? नहीं पढ़ी होगी। एंथैल्पी होता है U + PV। क्या बला है ये बिल्कुल बकवास बला है। अब मैं एंथैल्पी के ऊपर जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा, मजे में कीजिएगा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द 99% जो गाइस बच्चों को, टीचर्स को भी मोस्टली, जो बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं, IIT एडवांस लेवल्स वालों को मोस्टली आता होगा, उम्मीद है मेरी, लेकिन बहुत सौ का मैंने देखा कि वो नहीं करवा पाते हैं, वो फिजिकल मीनिंग नहीं बता पाते। वैसे पता होता उनको, सब मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व कर देंगे, नो डाउट, लेकिन उन्हें फिजिकल मीनिंग नहीं पता एंथैल्पी है क्या, ठीक है? कहाँ से आई एंथैल्पी, बस ऐसे ही तिकड़मबाजी कर देते हैं। तो यहाँ हम अब ध्यान से उसको करेंगे, एंथैल्पी क्या होती है। मैंने कुकर की बात की थी और पतीले की बात की थी, याद है? यस सर, कुकर में। यस सर। है ना? तो सबने खाना बना के खिलाया क्या मम्मी पापा को किसी ने? हाँ यस सर। बॉयज ने खासकर, गर्ल्स तो किचन में Yes, चल sir. जाती है ना? देखो मतलब बेटियां कितनी समझदार होती हैं कि मम्मी पापा को खाना भी खिलाती हैं, पढ़ती भी हैं, बर्तन भी मांजती हैं मम्मी के साथ में, नॉट ऑलवेज बट मांजती हैं, है ना? कपड़े भी धुलवाती हैं। और बॉयज पढ़ते हैं सिर्फ, और उसके बाद में लड़के बोलते हैं कि ये सही है ना? लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। सोचो जरा, मतलब हमारे घर में सारे काम करने के बावजूद वो पढ़ती हैं, तब इस वजह से लड़कियां फिर भी लड़कों से इंटेलिजेंट होती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं, होमवर्क भी करके आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, एक क्रैमिंग लेवल का माइंड होता है, एक होता है लॉजिकल माइंड होता है। अगर लड़के उतनी मेहनत करते हैं लड़कियों के बराबर, तो लगभग लड़के उनसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे होते हैं। थोड़ा सा माइंड में ये डिफरेंस है, हल्का सा, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत सी लड़कियां जो लड़कों से इंटेलिजेंट होती हैं और अच्छे अच्छे को मतलब पानी पिला सकती हैं, बट एट लीस्ट सोचिए वो इतने काम करने के बावजूद भी आप लोगों से ज्यादा नंबर ले रही हैं, जबकि हम लोग जनरली बोलते हैं कि लड़के अगर बराबर का पढ़ लें तो लड़कियों से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब आप लोग उनके लड़कियों के बराबर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके नंबर कम आ रहे हैं। और लड़कियां घर का काम करते हो भी आपके बराबर नहीं, आपसे ज्यादा पढ़ रही हैं। डूब के मर जाना चाहिए बॉयज को। और फिर वो लोग बोलते हैं वी आर स्ट्रेंथन, हम ज्यादा पावरफुल है। क्या काम आएगी भी वो पावर? आप में पावर है तो उसका सही यूटिलाइजेशन, इस उम्र में सही यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए ना बेटा। पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, पूरा जोर लगा के। आगे एज में फिर कुछ करना धरना ज्यादा पड़ेगा नहीं, वरना सारी उम्र कमाते मर जाओगे, लेकिन पैसा पूरा होगा नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सोचिए, अगर आप लोग अच्छी मेहनत करते हैं, गर्ल्स तो करती ही हैं, कहना भी मानती हैं। पता है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया, 90% गर्ल्स जो है ना वो कहना मानती हैं। डांट दो तो होमवर्क करके आती हैं, ठीक है? होती हैं 10%, देखो हर जगह एक्सेप्शन है, 10% लड़कियां भी निकम्मी होती है, महानिकम्मी। और लड़के, लड़के तो रिवर्स है, 90% उनको थोड़ा सा डांट दो, अगले दिन होमवर्क क्या, वो स्कूल में नहीं आएंगे। है ना? कितने अपनी टोली में ऐसे लड़के? हाँ भाई, है कोई? अब आवाज नहीं आएगी। मुझे नींद आ रही है, आपकी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं। एक बात बताता हूँ, जो इंसान अपनी कमजोरियां जानता है ना, उसको दुनिया का कोई इंसान हरा नहीं सकता। और जो अपनी कमजोरियों का बखान भी कर देता है ना, जनरली लोग कहते हैं दुश्मन को कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। मैं कहता हूँ दुश्मन को कमजोरी बता दो, दुश्मन में खौफ पैदा हो जाता है कमजोरी से ही।
अजीब बात है, इसको भी एक साहस का अलग लेवल कहते हैं, शायद बड़ा होने के बाद ये समझ में आएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप किसी को कहते हैं कि मेरे बाजू कमजोर है भाई, ठीक है, बट मेरी टांगे बहुत मजबूत है। कुछ लोग भागने में बहुत तेज होते हैं लेकिन वो कुश्ती कम लड़ पाते हैं। तो अगर आप किसी को ये बताते हो कि मेरी बाजू कमजोर है लेकिन मेरी टांगे मजबूत हैं, कुछ लोगों के बाजू मजबूत होते हैं, बाइसेप्स अच्छे होते हैं, टांगे कमजोर होती हैं। तो अगर आप किसी को कह देते हो कि मेरे भाई बाजू मजबूत नहीं है, ठीक है, आपका दुश्मन क्या सोचेगा कि मैं अपने बाजू मजबूत कर लूं, इसके बाजू पे मुक्का मारूंगा? तो ये नहीं सोचेगा, वो कहेगा यार उसको पता है कि मेरे बाजू कमजोर है, वो बाजू से वार नहीं करेगा, वो किसी और चीज से वार करेगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, वो तो गाता जा रहा है, सबको बता रहा है मेरे बाजू कमजोर है, मेरे बाजू कमजोर है। भाई हो सकता है मजबूत हो, तो उसको वहम हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ कुछ गड़बड़। समझ में आया? कंफ्यूज। यस सर। बहुत फायदे वाली चीज है। इसलिए अपनी कमजोरियां जो जानता है और उनको अच्छे से बताता है लोगों को, डेफिनेटली ही और शी कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ। याद रख लेना। तो अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ते हो तो इम्प्रूव तो कर ही लोगे। तो देखो भाई, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, मैंने एक डब्बा लिया, बंद डब्बा, मतलब कुकर ले रहा हूँ, कुकर, ठीक है। कुकर के अंदर क्या कर रहा हूँ, कोई गैस है यहाँ पे, सब्जी वब्जी नहीं है, ध्यान रख लेना। मैंने एक बर्नर जलाया, ठीक है, बर्नर में आग जल रही है, 10 मिनट के लिए बर्नर जलाया। तो क्या हुआ भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस कुकर का, यस और नॉट? गैस तो बाहर नहीं निकल सकती। यस सर। प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? प्रेशर विल इंक्रीज और नॉट? यस सर। सोच के देखना, थोड़ा दिमाग लगा के सोच के आंसर दीजिएगा। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि भाई गैस तो ज्यादा टक्कर मारेगी नीचे से, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। बर्नर चला रहे हैं, टेम्परेचर तो पक्का इंक्रीज होगा। तो देखिए जो प्रेशर में इंक्रीज हुआ वो क्या करता है? प्रेशर क्या होता है अभी? जो कंटेनर की वाल से गैस टकराती है, कोलाइड करती है, कोलिजन, कोलिजन बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया। कोलिजन क्यों बढ़ा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। तो कोलिजन का बढ़ना टेम्परेचर के बढ़ने से वजह हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ा इसलिए प्रेशर बढ़ा। ये समझ में आया भाई सबको? यस सर। टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस। ये भी मैंने बताया था कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पर आइडियल गैस जो है वो चेंज करेगी कुछ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस में कुछ नहीं होने वाला, पीवी इक्वल 0 हो जाएगा, वगडन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है बिल्कुल। तो ये देखिए कुल मिला के, हालांकि मैं ये लिख सकता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, तो वर्क डन तो हो रहा है क्योंकि बी डेल्टा पी भी वर्क होता है, पी डेल्टा वी भी वर्क होता है, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। लेकिन ये वर्क डन किसने करवाया? हीट ने। यहाँ हीट बढ़ी है, क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा। प्रेशर ने कुल मिला के क्या किया? कोलिजन बढ़ा दिया। कोलिजन बढ़ने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना ही तो होता है। तो टेम्परेचर यानी हीट इंक्रीज हो रही है तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, यानी हीट सप्लाई हुई है। ये हीट थी जिसने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। उस टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। यस, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया 10 मिनट बर्नर चलाने पर। तो देखिए क्यू मैं लिख सकता हूँ, जो मैंने हीट दी थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी थी। ये समझ में आ रहा है भाई? हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई है, यस और नॉट? यस सर। ठीक है। तो उसने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप हीट देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। समझ में आ गया? तो क्यू वी क्या होता है? डेल्टा यू। यानी कि प्रेशर कुकर से, प्रेशर कुकर में जो हीट देते हैं वो सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है किसी भी चीज की, यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब आती है कुछ भयंकर वाली बात। अब मैंने क्या किया? सेम बर्नर 10 मिनट के लिए, सेम गैस, सेम वॉल्यूम, एवरीथिंग इज सेम। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सब कुछ सेम ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कुकर लेने की बजाय एक पिस्टन लगा दिया। फ्री पिस्टन है ये, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसमें फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है समझ लीजिए ये हाइपोथेटिकली मास नहीं है पिस्टन में। पिस्टन में मास नहीं है। कहीं आप कैलकुलेट करने लग जाओ mgh के हिसाब से, ग्रेविटी पड़ेगी, पिस्टन भारी है तो उसके मास के हिसाब से वो नीचे प्रेशर दबाएगा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ रहा है, प्लस पिस्टन भी बढ़ा रहा है उसका ग्रेविटी के हिसाब से, तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर से,
क्योंकि पिस्टन का भी कुछ मास है, पर मैं यहाँ कह रहा हूं इसको मत समझिए, पिस्टन के मास को नेग्लेक्जिबल मानिए। यस, गॉट दिस? Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ रहा है पिस्टन पे, गैस पे भी पड़ रहा है क्योंकि मैंने खुला छोड़ रखा सीधा सीधा। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं, मैंने 10 मिनट के लिए बर्नर चलाया, सेम गैस ली थी, सेम अमाउंट लिया था और शुरू में प्रेशर भी सेम लिया था, इसका भी मैंने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया था शुरू में, मान लीजिए, बाद में बढ़ गया वो अलग बात है। अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बताओ, जब मैं नीचे से बर्नर गर्म कर रहा हूँ, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि कंटेनर में प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस क्या करेगी, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर का तो सेम है, अंदर का अगर बढ़ रहा है तो बाहर वाले पे प्रेशर डालेगा, बाहर वाले को ऊपर उठा देगा। हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा, याद रखना ध्यान से ये स्टेप। प्रेशर बताइए कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, कुछ भी कर लो। क्लियर है? Yes, sir. टेम्परेचर बताइए, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वो तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, Yes, sir. sir. बढ़ेगा. हीट तो दे ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर P डेल्टा V, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्कडन होगा, वहां भी हो रहा था लेकिन वो वर्कडन हीट में चला गया, वो वर्क हीट की वजह से हुआ, यहाँ पर वर्क हीट की वजह से हो रहा है लेकिन इसकी वजह से कुछ और हो रहा है, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि यहाँ देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब मैंने ये चेक किया कि मेरा टेम्परेचर 70 डिग्री है, वो था 75, ये है 70, 5 डिग्री सेल्सियस की हीट कहां गई, गायब हो गई? नहीं, वॉल्यूम को चेंज करने में पिस्टन ऊपर उठ गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस की हीट ने गैस का वॉल्यूम चेंज करने में यूज हो गई, मतलब वेस्ट एनर्जी तो लगी है, वर्कडन में एनर्जी लग गई। तो उसने दो काम किए, किस हीट ने दो काम किए, ध्यान देना, डेल्टा क्यू पी कांस्टेंट प्रेशर, यहां प्रेशर कांस्टेंट था, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो डेल्टा क्यूपी प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर जो हीट दी जाती है वो टेम्परेचर बढ़ाती है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है, डेल्टा यू जो कि पहले हो रहा था, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ा, साथ में वो पी डेल्टा वी वर्कडन भी करती है, यानी कि टेम्परेचर 70 डिग्री हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस का जो हीट था उसने काम किया, कुछ क्या काम किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, हीट टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। समझ में आ गया भाई सबको? Yes, sir. पतीले वाली हीट, जब पतीले में हम सब्जी बनाते हैं तो प्रेशर होता है कांस्टेंट, 1 एटमॉस्फेयर जो हीट दी जाती है दो काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगी हमारी सब्जी का, दूसरा वर्कडन करेगी, गैस को हवा में उड़ा देती है, वो वॉल्यूम बढ़ा देती है गैस का, सब्जी में से गैस निकल रही होती है, हालांकि वो लिक्विड है, उसके वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता, पर जो सब्जी में से गैस निकल रही है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो हमारा वर्कडन होता है, यानी कि हम जब पतीले में सब्जी बनाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है प्लस वर्कडन होता है जो गैस का वॉल्यूम बढ़ा देता है, पानी का वॉल्यूम में बदल देता है पानी को गैस में। इसका मतलब वहां पर जो हीट यूज हुई है वो दो काम कर रही है, दो भागों में स्प्लिट हो गई है, इसलिए टेम्परेचर 70 डिग्री रह गया। पीछे कुकर में टेम्परेचर 75 का 75, जितनी हीट दी उतनी की उतनी टेम्परेचर राइज में दिखाई दे ली, हीट कैपेसिटी को छोड़ के। याद रखना हीट कैपेसिटी तो अंदर होती है पर डिग्री के हिसाब से, है ना, हर सब्सटेंस की अलग अलग है। तो मान लो दोनों सब्सटेंस सेम लिए तो हीट कैपेसिटी सेम है, तो जितनी हीट दी उतनी की उतनी 75 डिग्री में कन्वर्ट होगी, यहाँ जितनी हीट दी 70 डिग्री में कन्वर्ट हुई, इसलिए पतीले में सब्जी देर से बनती है, दाल देर से बनती है, चावल देर से बनते हैं। यस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो पतीले में इसलिए देर से बनती है क्योंकि वो पूरी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर पाती बल्कि वो वर्कडन करती है। ये बात अब सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और इसको अब हम देखो, इसको तो हीट ही बोलते हैं, डेल्टा क्यू वी को हीट ही बोलते हैं, या फिर सीधा बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। हीट और इंटरनल, ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना, अगले लेक्चर में सारे यही घिसने वाले हैं, यही फॉर्मूले बार बार आएंगे, इस लेक्चर में यही स्पेशल है, बस बाकी कुछ नहीं है। देखो अब क्यू पी को हम बोल देते हैं एंथैल्पी, डेल्टा एच। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा? दिस इज एंथैल्पी। क्लियर हुआ? एंथैल्पी क्या वाला है? एंथैल्पी कुछ नहीं है, एंथैल्पी वो हीट है जो प्रेशर कांस्टेंट पर दी जाती है और वो दो काम करती है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी,
दूसरा पी डेल्टा वी यानी वर्क डन करेगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ा देगी। ये सारी चीजें गैस पर एप्लीकेबल है, कहीं तुम पतीले पे एप्लीकेबल करने लग जाओ, वो तो एक जनरल एग्जांपल है, सो कॉल्ड एग्जांपल है ताकि थोड़ा इजी लगे समझने में, बट वो एग्जैक्टली परफेक्ट एग्जांपल नहीं, उसमें और भी कई फैक्टर होते हैं। पहले गैस बनेगी पतीले में, वो गैस हवा में उड़ेगी, तो फिर उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, तब जाके उसको कैलकुलेट करते हैं, उसमें पिस्टन भी नहीं होता, ठीक है, पतीले में पिस्टन नहीं होता। हाँ, प्रेशर कुकर के लिए कह सकते हो पहले गैस बनेगी, फिर उसका गैस बनने में जो एनर्जी वेस्ट हुई वो भी कैलकुलेट होगी, तो वो सो कॉल्ड एग्जांपल है, लेकिन वो एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। एग्जैक्ट एग्जांपल गैसेस पर, वो सिर्फ समझने के लिए, कहीं उसको तुम मतलब रेफरेंस रख के और कहो कि सर ने तो 50 फैक्टर तो इसमें छोड़ दिए, ज्यादा दिमाग लगाने लग जाओ, बाल की खाल निकालना, तो पहले बता देता हूँ, वो बाल की खाल निकालोगे तो कुछ और ही गुड़ गोबर निकलेगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। है ना? तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी कुछ नहीं है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब उस टाइम पर जो हीट दी जाती है उसको एंथैल्पी बोलते हैं, और बाकी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी वो वर्क डन भी करती है और इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। तो देखो इससे रिलेटेड एक भयंकर बात बताता हूँ। हमने इतना सारा मत्था मारा, मैं आपको सीधा बता देता एक चीज, बड़ी सीधी, क्या देखना मजाक बन जाएगा इसीलिए। डेल्टा यू इक्वल क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। यस सर। फर्स्ट ला, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस क्या लिख दूं? मान लो कि एक्सपेंशन का वर्क है, यहाँ एक्सपेंड ही हो रही है ना गैस, तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो क्यू निकालू तो सोचो क्या निकलेगा? क्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यस, और यहाँ पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब हीट जो दी जा रही है प्रेशर कांस्टेंट पे दी जा रही है। बताओ भाई, बन गया फॉर्मूला सेम टू सेम, और इसी को एंथैल्पी बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं है। एंथैल्पी इज नथिंग, डेल्टा क्यूपी इज एंथैल्पी, दैट इज, इसको हम डेल्टा एच नाम बदल दिया, पता नहीं किस गधे ने बदला था, जो भी साइंटिस्ट था, बट इसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और 90% टीचर्स को भी ये बात समझ में नहीं आती है। फर्स्ट ला ही है, ये फर्स्ट ला ही है, समझ में आया किसी? यस सर। यस सर। कुछ भी नहीं है, एंथैल्पी कुछ नहीं, एंथैल्पी फर्स्ट ला है। किसी टीचर को अब कोई तकलीफ हो, बोलना फर्स्ट ला को एंथैल्पी कह रहे हो, कुछ नहीं है, बस प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट एंथैल्पी होती है, बस याद एक ही बात रखनी है, प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट एंथैल्पी होती है। पतीले वाली, पी से प्रेशर कांस्टेंट, पी से पतीला, पतीले वाली हीट एंथैल्पी होती है, पतीले वाली हीट एंथैल्पी होती है, दो काम करती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और यही सेम बात फर्स्ट ला बोल रहा है, उसने कोई फारसी में तो बोला नहीं है, बात खत्म, सेम डेरिवेशन हो गई ना। तो अब बस क्या हम करेंगे, इसको हम बस एच लिख देंगे, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये कहानी आपको लगेगी पता नहीं कहां से आ गए, क्या आ गया, पता नहीं क्या, कुछ नहीं है, फर्स्ट लाई है, नथिंग। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सबको सर। क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, याद रख लेना, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर तो आप कुछ भी नहीं करते। बहुत मत्था मार रहा हूं मैं, और ये बहुत से बच्चों को क्या सोच लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, टीचर्स तक को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने खुद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जब पहली बार पढ़ाया था बच्चों को, तो देखिए 2 घंटे मत्था मारा था, 2 घंटे, बहुत जबरदस्त वाला मत्था मारा था। समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त, 3-4 किताबें आमने सामने रख ली, एंथैल्पी क्या वाला है, एंथैल्पी क्या वाला है, दिस इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ऐसा कुछ डेफिनेशन, घटिया लेवल की डेफिनेशन बुक्स में भरी पड़ी है। बहुत 3-4 किताबें सामने रख के रेफरेंसेस लेके उसके बाद थोड़ा मत्था मारा। और जब मैं पढ़ाने बैठा था, बहुत शुरू में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं थी, वो तो अब आई है 2015-16 के बाद में इंटरनेट एक्सेस आई है लोगों के पास, है ना? उससे पहले इंटरनेट एक्सेस नहीं थी। हम लोग तो मतलब 250 रुपये का रिचार्ज, 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए, 250 रुपये में, ऐसा होता था, पता है? यस सर, यस जो के सर। बाद हुआ है सस्ता। और वो 1 GB तो यूं समझ लो कि अगर हम कुछ करने बैठ गए ना, अगर यूट्यूब का, मैंने गलती से एक बार रिचार्ज करवाया था 300 MB का, ठीक है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट का काम करता था। शेयर मार्केट के काम के अंदर क्या करता था कि बहुत बहुत मिनिमल सा 50 रुपए दिए थे, 300 MB, दैट इज 300 MB का रिचार्ज किया, ताकि मैं अपने शेयर्स को देख सकूं कि कहाँ किस रेट पर है। ज़्यादा मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, बट थोड़ा सा दिमाग ठीक था,
तो शेयर मार्केट का मत्था मार लेते थे। तो मैंने देखा कितना क्या रेट चल रहा है कैसे, उसको देखने के लिए 300 MB का रिचार्ज 1 महीने के लिए कर लिया। अभी महीने तक हम देखते रहेंगे 50 रुपये, इतना आमदनी भी नहीं थी, सीधी सी बात है ना। और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगा रखे थे शेयर मार्केट में, 10,000 से काम शुरू किया था। तो देखा, उसके बाद में रात को शाम जब हो गई फिर मेरा मूड बना, मैं कहा यार यूट्यूब, लोग बड़ा यूट्यूब, पहले यूट्यूब का नाम नहीं था इतना, बट मैंने सुना था कि मुझे यूट्यूब होती है कुछ, उसमें ना लोग गाने वाने डाउनलोड करते हैं। जो अमीर लोग थे, बहुत पैसे वाले थे, वो इंटरनेट लगवा के रखते थे घरों में, वो वायर वाला इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बोलते थे। तो भी अपने पास तो गुंजाइश थी नहीं, सीधी बात। तो मेरे दोस्तों से मैंने सुना कि यूट्यूब पे सारे गाने डाउनलोड हो जाते हैं। अब मेरे को गानों का शौकीन नहीं था, पर मेरे को लगा, मेरे को एक याद आ गया गाना ऐसी गलती से, मेरी फूटी किस्मत समझ लो। मैंने वो गाना, मैंने सोचा पंजाबी गाना नया आया, चलो उसको देखते हैं, देख तो लें। तो मैंने वो गाना चला लिया यूट्यूब में और पता है छोटे वाले फोन में, बिल्कुल छोटी छोटी स्क्रीन होती थी ना, उस फोन में इंटरनेट भी बड़ा Yes, मुश्किलों sir. से चलता था, वैसा वाला फोन था। वो भी नहीं था कि आप सोचो कि मेरे पास वो टच वाला फोन है, उसके ऊपर चला लिया भाई। चल तो गया, वो बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन में मैं देख रहा, सुन रहा, एक्चुअल में तो सुनना ही था वो, ठीक है। और मैं बहुत रेयरली गाने सुनता हूँ, कमाल की बात है, मेरे को 10 या 15 दिन में, एक दिन में हाई लाउड म्यूजिक करके सुनता हूँ, ये मेरी आदत है एक दिन में। कुछ लोग तो डेली गाने सुनते हैं, बट मुझे बस खड़का चाहिए होता है अपने कानों में, जबरदस्त वाला, 15 दिन में या महीने में शायद। तो मैं म्यूजिक के एंटी हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, बस खड़का होना चाहिए, हाई बीट का सॉन्ग होना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि बज क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब सोचो, फिर भी मेरे अंदर वो एंथुसिज्म क्रिएट हो गया और मैंने वो गाना चला लिया धक्के से और मैंने देखा कि गाना बीच में रुक गया वो 300 MB सारे उड़ गए थे और मेरे को 50 रुपए का इतना अफसोस हुआ था। आप लोग सोच सकते हैं कि यार तूने क्या कर दिया, ये फालतू की चीज देखने के लिए तूने सत्यानाश कर दिया। सोचिए आप लोगों को कितनी बड़ी एक्सेस है और हम लोग एक एक रुपए के लिए तरसते थे। तो आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं बेटा, ये याद रख लेना, हमारे पास वो भी नहीं होती। और ये बात भी पता कब की है, 2013 की बात है, 2013 की बात। तब मेरे पास इंटरनेट, आज से सिर्फ 10 साल पहले। मतलब इंटरनेट लोगों के पास था, अमीरों के पास था, बट आम लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं था। आज आम लोगों के पास है, तो कुछ ना कुछ तरक्की तो हुई है, तो सोच सकते है ना, कमाल की चीज। सोचिएगा जरा, उस टाइम जब इंटरनेट भी नहीं था, इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, 2008-9 से मैं पढ़ा रहा हूँ +1 2 को। तब मैंने जब पहली बार पढ़ाया तो मैंने कहा इसको मैं क्लियर करके छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मुझे क्लियर था नहीं है डेफिनेटली। तब मैंने इसको 8-9 के टाइम पे, तब 2009 में समझ लीजिए, तब मैंने इसके ऊपर 2 घंटे मत्था मारा अलग अलग किताबों से, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं था कि मैं इंटरनेट पे ढूंढ लूँ कुछ कर लूँ। आजकल तो यूट्यूब पे मिल जाता है, एडवांस का कोई टीचर हो सकता है छोटी सी ये चीज़ समझाई दे, आपके सामने आ जाए, क्या पता लेक्चर हो सकता है ना भी है, बहुत से टीचर्स समझा भी देते हैं, समझ रहे हो। लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसी एक्सेस थी नहीं, ऐसी चीज़ें बच्चे ढूंढते भी नहीं थे पहले, वो तो एक अलग बात है, बट यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं है फर्स्ट ला कोई तिकड़मबाजी कर रखी है, बट इसको याद रखना, बना के देखना बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखो, अब सारी कहानी यहीं पर है। डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पी डेल्टा वी, बिल्कुल है ना। यू को मैं लिख सकता हूँ क्यू प्लस डब्ल्यू, पी डेल्टा वी ऑलरेडी है, पी डब्ल्यू की जगह पर पी डेल्टा वी भर दूं, एक्सपेंशन का वर्क है तो नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, एच और क्यू बराबर हो गए। एच और क्यू कब बराबर होते हैं, एच और क्यू बराबर है, तो क्यू क्या था भाई, एंथैल्पी है, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट पर ही एंथैल्पी होता है ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू पी क्या होता है भाई, याद है, सी क्या था, सी एम क्या होता है, क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू एन, क्यू की वैल्यू निकाल लो, एन सीवीडीटी बन जाएगा ये। सी एम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट के ऊपर जो होता है, मान लो सी वी लिख दूं उसको, तो क्या बन जाएगा ये, डेल्टा क्यू इक्वल एन सीवीडीटी, यही होता है, समझ में आया। ये एन और डी टी इधर चले जाएंगे तो एन सीवीडीटी बन गया डेल्टा क्यू। यस, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये जो क्यू है, ये जो क्यू होता है, ये एक्चुअल में एन सीवीडीटी के बराबर होता है, एन सीवीडीटी इसके बराबर क्यों होता है, मतलब ये हीट कैपेसिटी है एक्चुअल में, कुछ नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि डेल्टा एच जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, उसके इक्वल होता है। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा भाई, क्यू क्यू सी और क्यू वी जो है वो एन सी वी डी टी के बराबर होता है। क्यू पी किसके इक्वल होगा, एन सी पी डी टी के ना, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के ना, ये समझ में आ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर वाली हीट कैपेसिटी देखोगे। यस Yes, sir. तो एंथैल्पी जो है,
क्योंकि क्यू पी के बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया, ये पीछे वैसे आ गया, ये तो फालतू की डेरिवेशन कर रखी है, डेरिवेशन नहीं है, ऐसी फालतू में जगलिंग कर रखी है। पीछे आपको वो सब समझ में आ गया होगा, उसको आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, तो यानी कि ये प्रेशर कांस्टेंट पर जो हीट होती है वो एंथैल्पी होती है, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह एनसीपीडीटी। यस, समझ में आ गया, एनसीपीडीटी लिख सकता हूँ ना क्यूपी को, है ना। तो मैंने क्यूपी को एनसीपीडीटी लिख दिया। बस सीपी याद रखना, डेल्टा एच होगा तो सीपी होगा, सीवी मत कर देना। वॉल्यूम कांस्टेंट पर तो एंथैल्पी होती नहीं, वो तो डेल्टा यू होता है, याद है। अगर सीवी कर दोगे तो डेल्टा यू हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी चेंज, वो क्यू वी के बराबर होती है इंटरनल एनर्जी। पीछे वाली स्लाइड में यही था, दोनों की जगलिंग समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस तो सर। अब देखिए, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था क्यू डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू सब के सब एनसीपीडीटी होते हैं, बिल्कुल एनसीपीडीटी। प्रेशर कांस्टेंट गलत है, एनसीवीडीटी होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो यू एक्चुअल में एच हो जाएगा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। यू एच बन जाएगा, तो यहाँ सी वी होना चाहिए, वी, ये गलत दिया हुआ है, मैंने ही गलत लिखा हुआ है भाई। देखो, ध्यान नहीं रहती है चीजें, याद होती हैं बट गलती से लिखा जाता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से याद करना, ये गलती से लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये u जो है, इस u के लिए हमने इस v को यूज किया है, याद रखना, वरना यहाँ पर h लिखेंगे तो वो p हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे देखिए, एंथैल्पी फिर से एक फालतू की डेरिवेशन कर रखी है। देखो, हमें पता है Cp माइनस Cv इक्वल R होता है। इसको फिर से डेल्टा H इक्वल एनसीपीडीटी दिखा रखा है, वहां पीछे भी यही था। तो देखो, H इक्वल यू प्लस पीवी होता है, पीवी इक्वल एनआरटी है, तो मैं पीवी की जगह पर एनआरटी भर देता हूँ, ये पीवी की जगह एनआरटी भर दिया, डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा एन की जगह डेल्टा टी कर रहा हूँ चेंज, एन को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, तो डेल्टा। अब ध्यान देना भाई, यू की जगह पर क्या भरा, एनसीवीडीटी, वी आएगा ना इसकी जगह पर, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब डेल्टा एच इक्वल क्या है, एन डेल्टा टी, मैंने यहां से डेल्टा टी और यहां से डेल्टा टी दोनों को कॉमन निकाल लिया, कॉमन आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचा, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर बचेगा अंदर। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. सीवी प्लस आर, अब सीवी प्लस आर क्या होता है, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीवी प्लस आर ये इधर चला जाएगा, सीपी के इक्वल होता है, तो यहां मैं इसको सीपी लिख दूं, तो डेल्टा एच इक्वल एनसीपीडीटी। वाहियात और बकवास डेरिवेशन, पीछे वाली भी यही थी, और मैंने आपको ये सीधा ही बता दिया कि जो प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जो हीट है वो प्रेशर कांस्टेंट पर को ही एंथैल्पी लिखते हैं। जब हीट की वैल्यू हमें पता है, हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हीट की वैल्यू क्या होगी भाई, डेल्टा क्यू, वो होगा एनसीपीडीटी, है ना। तो सीपीडीटी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट ऑलरेडी, वो तो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से सीधा इसको डिराइव कर दो, बात ही खत्म है, एक लाइन में डेरिवेशन खत्म। इन्होंने जगलिंग कर रखी है, टिकड़मबाजी मैंने ही करवा रखी है, खैर इन्होंने क्या कर रखी है, लेकिन भाई डिमांड है बुक्स वालों की, मेरे अपने फंडे अलग चलते हैं, इनके अपने फंडे अलग चलते हैं, गलत कोई कर नहीं सकता, ये गारंटी दे सकता हूँ। बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बहुत बार मत्था मारा है, बहुत बार आपस में हमने डिस्कस किया है, फिजिक्स वालों से भी डिस्कस किया है एंथैल्पी और हीट के लिए, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। हीट बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी बोले तो कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट, बस पतीले वाली हीट, बस। तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वो क्या होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं। यस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तो फिक्स रहता है ना, तो हमेशा जब भी हम बोलते हैं यस सर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, कभी भी ये नहीं बोलते कि हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट पे जो हीट होती है वो एंथैल्पी होती है, दैट इज इट। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये फालतू की जगलिंग कर रखी है, चॉइस इज योर्स। डेरिवेशन करके देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो डेरिवेशन जो एनसीईआरटी में दी हो वो कर लेना, बाकी की सारी छोड़ देना, कोई फर्क नहीं, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूला। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा, तो अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। और आज के लेक्चर में हमने मेन सिर्फ एंथैल्पी पर फोकस किया है, उसको